आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। गाइस थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा सर दर्द करने लगा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। बहुत भयानक तरीके से दर्द हो रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है कि जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस जिस वस्तु या जिस सामग्री से आप इस पार से उस पार देख सको उसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगला सवाल देखिए। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पारभासी कहा जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा, पारभासी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ये पारदर्शी अपारदर्शी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसे इस पार से उस पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शी, जिसे उस पार से इस पार ना देखा जा सके उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ये बात का प्रयोग मैंने पहले। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1031। टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि टिंडल प्रभाव जो है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन से, यानी वी आंसर राइट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। समझिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका ज़रूरी है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं और इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन भी द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा और नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति जो है ये अधिक होती है। अगला सवाल आपके सामने है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से कभी कभी ये यहाँ पे अगर ये मीटर ना लगा हो तो फिर यहाँ पे मीटर के बाद सेकंड और सेकंड के बाद इन्वर्स लग जाएगा, तो ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब बाकी मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला सवाल देखिए, निर्वात में रोशनी की गति क्या है। तो सवाल फिर से वही है, बस थोड़ा सा अनुमानित करके पूछ लिया गया है। तो ये हो जाएगा 3×10⁸। तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि प्रकाश की गति जो है ये अधिकतम निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की गति। और जो ध्वनि है ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25×10⁸ मीटर होती है। और जो कांच में प्रकाश की चालें होती है वो होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल जो है ये 0.03% कम, पानी में 25% कम और कांच में 35% कम होती है। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल आपके सामने कि प्रकाश में संचरित होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो है ये किस तरीके से या किस रेखा में संचरित होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में संचरित होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, सीधी रेखा में। अगला सवाल है आपके सामने कि जब डैश वस्तुएं, भाई साहब जमाही भी आ रही है यार बार बार, पता नहीं क्या हो गया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती हैं। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अपारदर्शी। देखिए अपारदर्शी वस्तुएं जब प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। ये आप जानते ही हैं। अपारदर्शी होता क्या है, अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसके माध्यम से इस पार से उस पार ना देखा जा सके
उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। तो जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लांक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लांक। अगला है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तरंगें हैं साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कैसे पता चला आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्रुवण की घटना जो है ये सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है जो उनके दोलनों के दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। अगला सवाल है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ लीजिए, अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाज़ा। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो खुद या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन तथा जलती हुई मोमबत्ती। पारदर्शी वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारभासी वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो जाएगा हवा में जो अपवर्तनांक है ये होगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ऊपर होगा हवा में प्रकाश की चाल और इसके डिवाइडेड होगा पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, अपवर्तनांक दो प्रकार के, पहला देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो होगा ये होगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देख लीजिए, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहते हैं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं, कहने का मतलब है कि वह वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं तो उन्हें चमकदार वस्तुएं कहते हैं। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, चमकदार वस्तुएं। अगला है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है कि क्यों। तो हमें जो प्रकाश घास का रंग ये हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती हैं। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1676 में। राइट आंसर हो जाएगा 1676, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। तो समझिए, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। इसका आंसर आप बताएं।
चलिए अगला, हाँ तो ये सवाल राइट आंसर जो हो जाएगा, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ये काला दिखाई देता है, इसको आप ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, ऊपर वाले सवाल को मैंने स्किप किया है, न्यूमेरिकल है। अगला है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम का। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। देखिए पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस जो हैं ये भरी होती हैं। नेक्स्ट वाला है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, प्रकाश जो है सबसे अधिक गति से निर्वात में यात्रा करता है। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, निर्वात में। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल अगला आपके सामने, ये मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार देख लीजिए आप। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच में जो प्रकाश की चाल है ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तारपीन तेल में जो प्रकाश की चाल है ये 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जल में जो प्रकाश की चाल है ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और रॉक साल्ट में जो प्रकाश की चाल है ये 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति कितनी है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सवाल फिर से वही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निर्वात कहा जाए या फिर हवा कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो बी, प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश घनत्व यानी कि लाइट डेंसिटी, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है। सवाल यह है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके गति में क्या परिवर्तन होगा, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर, इसकी गति जो है कम हो जाती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति कम हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये सवाल मैंने स्किप कर रखा है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाओ। अगला सवाल देख लीजिए, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो उसे प्रच्छाया कहते हैं। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, प्रच्छाया, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी में अम्ब्रा भी दे देता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट सवाल है। सवाल कह रहा है कि किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। तो किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की जो क्षमता है ये किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्रकाश घनत्व द्वारा। वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। तो भाई साहब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, सवाल ये वही है, अब जो अगली टॉपिक है ये है प्रकाश का घनत्व। इसको आपको बताना है, प्रकाश का घनत्व ये अगली टॉपिक है। तो हाँ, ये प्रकाश का घनत्व मैंने पढ़ा दिया है। अब जो अगली टॉपिक है आपका ये है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके सवालों को देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि थोड़ा सा गला बैठ गया है और मेरे प्यारे भाई कुछ आज सर में दर्द भी है, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा, वॉल्यूम वगैरह या ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा मेरे भाई। अगला सवाल जो है वो सब अपने सामने है। सवाल क्या कह रहा है, ग्रुप डी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो आपका सूर्योदय के सूर्य का लाल होना, खतरों के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग होना और आसमान का नीला होना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित है।
लेकिन तारों का टिमटिमाना ये नहीं है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना। क्योंकि आप जानते हैं कि तारों का टिमटिमाना है ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, और बाकी जो यहाँ पे हैं वो सारे प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित हैं। अगला सवाल आपके सामने कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या फिर धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरह तरंग दैर्ध्य की तुलना में होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सबसे कम और सबसे अधिक। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या फिर धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बीतान यानी कि कैनोपी से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाती हैं। तो प्रकाश को क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित करती हैं। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के जो हैं उसे प्रकीर्णित करती हैं। अगला सवाल है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका कारण जो है वो है कि प्रकीर्णन ना होना, यानी प्रकीर्णन ना हो पाने के कारण सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है। इसको ध्यान रखें। अगला सवाल है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन न हो पाने के कारण, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। तो मेरे प्यारे भाई राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर काला। अगला है आपके सामने कि के कारण पहले स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित या फिर फैल जाता है। तो ये राइट हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। कहने का मतलब है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग आपको बताना है। तो देखिए, खतरे के संकेत का लाल होना ये सही है। क्या है, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त ये भी सही है। तारों का टिमटिमाना ये गलत है। टिंडल प्रभाव ये भी सही है। और सूर्य का लाल होना और आकाश का नीला होना ये भी सही है। तो वी ए वी डी ई सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है आपके सामने कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता दिखाई पड़ता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल देख लीजिए कि सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। पहला देखिए, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सही है। 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी सही है। 1988 में तमिलनाडु में जन्म हुआ, ये भी सही है। 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, गलत है क्योंकि नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी ही नहीं गई थी। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है। बादलों का रंग सफ़ेद जो है ये किसके कारण दिखता है ये आपको बताना है। तो समझिएगा, बादल का रंग जो है सफ़ेद ये किसके कारण दिखता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख, इसका नाम थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। रेले के नियम के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तरंगदैर्ध्य का जो बढ़ता क्रम है वो है वी यानी कि वायलेट बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, जी यानी ग्रीन आपका हरा, वाई पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल, जिसे बिग्योर से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव्य में
तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अगला है कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के कारण। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के कारण। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आकाश का नीला रंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। डी आंसर राइट हो जाएगा। सवाल वही है, बस लैंग्वेज चेंज की गई। सवाल फिर से वही है, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है यह अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है इस वजह से। तो अगली टॉपिक नंबर 3, जिसमें पहला है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। इसके जो भी सवाल दिए गए हैं इसको कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल देखिए, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियमित परावर्तन की घटना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें शायद एक ही सवाल था। हाँ, जो अगला टॉपिक है वही आपका अपवर्तन ही है, जिसमें वी नंबर टॉपिक है समतल दर्पण से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल देखिए, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। एक समतल दर्पण के लिए छवि जो है कैसी होती है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आभासी और पार्श्व उल्टी। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और पार्श्व उल्टी। अगला सवाल समझिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है ये हमेशा आभासी और सीधी होगी। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधी। तो एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अगला सवाल देख लीजिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो समझ लीजिए, जो छवि की विशेषता यह है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। अगला है कि कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार होती है? सवाल वही है, बस लैंग्वेज चेंज किया गया। समतल दर्पण। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए। देखिए, रेलवे परीक्षा को टारगेट करते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है। एक रामबाण संग्रह सीरीज है 60% डिस्काउंट के साथ। ये ई बुक जो है स्पेशल रेलवे एग्जाम्स यानी आरआरबी के लिए बनाई गई, जिसमें आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ईएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और जेई के सभी महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे मेरे प्यारे भाई 60% डिस्काउंट के साथ, जिसमें आपको जीके पूरा कंप्लीट मिलेगा, साइंस पूरी कंप्लीट मिलेगी और मैथ पूरा कंप्लीट मिलेगा। पूरे के पूरे ये जो 3 आपके सब्जेक्ट हैं, ये तीनों सब्जेक्ट इसी ई बुक में मिल रहे हैं और वो भी आपको सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया प्राइस में। मेरे प्यारे भाई, पूरी की पूरी ई बुक जो है टॉपिक वाइज और इमेज एंड कलरफुल के साथ है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लेना है तो अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। अदरवाइज़ दाम इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए मात्र 39 की आपको मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 इस पर आपको एक बार व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो एक बार नंबर आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए, मैंने 2 टॉपिक आपके छोड़ दिए हैं। 2 टॉपिक मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उसमें मात्र 1 या 2 ही सवाल थे आपके जो आपके थ्योरी बेस्ड थे, बाकी आपके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल थे। तो मैंने उसको स्किप कर रखा है, न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊंगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है प्रकाश का अपवर्तन, ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो किस रंग का होता है? तो ये हो जाएगा आपका वी आंसर, बैगनी रंग का। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर उपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
अगला है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह, तो मेरे प्यारे भाई इससे प्रतीत होता है कि वह कम गहरी है या उसकी गहराई कम है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो वास्तविक गहराई है उससे भी ये कम गहरा है, तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अपवर्तन के कारण होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो मेरे प्यारे भाई जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो फिर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर, वह अविलंब से दूर और झुक जाती है। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं तो इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पहले होता है, 2 मिनट बाद होता है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। लगभग 2 मिनट बाद होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। अगला सवाल है कि जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होती है या होता है तो और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में क्या परिवर्तन होगा, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है, तो आपका राइट हो जाएगा अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तनांक। ठीक है, अगला सवाल चलिए मेरे प्यारे भाई अगले सवाल देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन कर लेते हैं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। और इसके बाद हम देखते हैं अब अगला सवाल।